चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इस चैप्टर का वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बड़ी आसान सी चीज़ है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहली रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप कंबाइंड कर रहे हो दो रिएक्टेंट्स को और वो कंबाइंड होके आपको एक प्रोडक्ट देता है तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, कैल्शियम के ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड दो, वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हम किसी एक कंपाउंड को दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया ऐसी FeSO4 और उसको तोड़ दिया हमने आयरन के ऑक्साइड में और सल्फर में और ऑक्सीजन में। ठीक है, आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, हम ये देखेंगे कि क्या कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाता है। डिस्प्लेस मतलब होता है हटा के उसकी जगह लेना। उसके लिए उसकी पावर को देखा जाएगा कि वो ताकतवर है या नहीं। मैं आपसे पूछूं क्या कॉपर जिंक से ज़्यादा ताकतवर है, तो आप कहोगे नहीं भैया, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मैंने लिख भी रखा है मोर रिएक्टिव। कॉपर कम रिएक्टिव होता है यानी कि लेस रिएक्टिव, तो कॉपर को जिंक हटा नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। जिंक का सल्फाइड और कॉपर एज इट इज़ आ जाएगा। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखो, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, कॉपर का होता सल्फेट और जिंक डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आता, तो जिंक तो ताकतवर था, वो तो हटा देता इसको। वो कहता कॉपर साइड हो जा, अब सल्फेट के साथ मैं बैठूंगा और ये जिंक सल्फेट बना लेता। ऐसी ही एक और रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे की पोजीशन डिस्प्लेस कर लेते हैं, लेकिन फिर वहां पर आप ताकत की बात नहीं करते। ये नहीं देखते कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया जिंक के सल्फेट का और बेरियम के क्लोराइड का, तो दोनों में से कोई भी किसी को डिस्प्लेस कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब आप कहोगे भैया इसका क्या कोई ऑर्डर है जिससे हमें पता चले कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है, कौन कितना ताकतवर है। हाँ, उसका एक ऑर्डर है। NCERT ने उसे लेसन नंबर 3 में दिया है। हम अभी दिखा देंगे आपको वो ऑर्डर क्या है। अब देखो, ये है वो जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव NCERT की है बेटा, बिल्कुल NCERT से टेपी है, मैंने पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आपके स्कूल में अभी मैम बोलेंगे भी कि स्ट्रिक्टली NCERT को फॉलो करो, तो हम भी स्ट्रिक्टली NCERT ही फॉलो कर रहे हैं। हाईली रिएक्टिव सबसे ज़्यादा कौन है, पोटाशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम एंड सो ऑन प्लैटिनम तक। प्लैटिनम NCERT में लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव है इन एलिमेंट्स की सीरीज़ में। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है, तो आप कहोगे नहीं, लेकिन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को, जिंक को, आयरन को, किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। क्या कॉपर लेड को, आयरन को या सोडियम को रिप्लेस कर सकता है? नहीं, कॉपर अपने से नीचे वालों को रिप्लेस कर सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट में यही याद रखना है आपको। अगर ये आए कि एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर सकता है आयरन को तो ठीक है, लेकिन अगर लेड आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो गलत है। तो इस टेबल को याद रखना होगा। वापस चलते हैं पीछे। तो 4 रिएक्शंस के बाद हमारे पास जो अगली चीज आई वो थी रेडॉक्स रिएक्शन। 5वीं रिएक्शन है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों आए। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 हाफ हो, एक वो जिसमें रिडक्शन हो रहा हो हाफ, और एक वो हाफ जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा हो। रिडक्शन का मतलब क्या है और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है?
बेटा रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिडक्शन कहते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर के कम होने को भी रिडक्शन कहते हैं, लेकिन आपने आज से पहले ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड नहीं सुना होगा, ये टर्म नहीं सुनी होगी। ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी केमिकल स्पीशीज पर चार्ज, किसी केमिकल या प्रोडक्ट स्पीशीज पर, रिएक्टिंग स्पीशीज पर या प्रोडक्ट पर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। जैसे जिंक के ऊपर यहां पर 0 चार्ज है और यहां पे +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में बड़ा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब जरा इसे देखना, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, बड़ा या घटा है? +2 था, 0 हो गया, डिक्रीज करा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम करे तो उसे कहते हैं रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन में और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक को जब कॉपर के सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई गई तो कॉपर बाहर हो गया और जिंक का सल्फेट बन गया। थोड़ी देर समझने के लिए दिए, ठीक है। तो यहां देखना जरा, जिंक पे 0 चार्ज है और यहां जिंक पे +2 चार्ज है, तो आप कह सकते हो कि भैया यहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। हाँ, यहां कॉपर पे +2 चार्ज है और यहां कॉपर पे 0 चार्ज है, तो आप कहोगे भैया ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। मैं कहता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर से पता लगाया करो, थोड़ा आसान रहता है। वैसे 10th क्लास तक ऑक्सीजन के ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना या इसका वाइस वर्सा, ये वाला कंसेप्ट भी बहुत चलता है, आराम से चलता है, ठीक है। वैसे मेन कंसेप्ट यही है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आगे यहाँ मैंने कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, वो आप एक बार देख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो पॉज करके वीडियो को लिख लो। चलें आगे, चलते हैं। यहाँ एक रिएक्शन ली जिसमें जिंक का ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। जिंक का ऑक्साइड जब जिंक में कन्वर्ट होता है तो वो अपना एक ऑक्सीजन कम कर बैठता है और उसने अपना एक ऑक्सीजन रिमूव किया है, इसलिए इसे कहते हैं रिडक्शन। दूसरा, कार्बन ने एक ऑक्सीजन गेन किया है और अपने आप को कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है, इसलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब कोई ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं और जब कोई ऑक्सीजन रिमूव करता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। जो रिडक्शन कर रहा होता है रिएजेंट, जो रिएजेंट अपना रिडक्शन कर रहा होता है उस रिएजेंट को कहते हैं ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा होता है उसे कहते हैं रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात को समझो, ये इसको रिड्यूस कर रहा है तो ये जिंक ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन खुद के लिए थोड़ी कुछ होगा, साथ वाले के लिए होगा। तो कार्बन जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है और जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। देख लो, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, हो रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन।
तो जिंक ऑक्साइड कार्बन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद के लिए वो कुछ नहीं है। कार्बन के लिए जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिंक ऑक्साइड के लिए कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो आगे चलते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल है, देख लो इसको, कोशिश करो घर में खुद करने की, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। चलो आगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो अपने साथ वाले का रिडक्शन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो अपने साथ वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं। चलो अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें एक ही रिएजेंट रिडक्शन भी कर रहा हो, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट भी हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो, तो उस रिएक्शन को दो हाफ में नहीं तोड़ा जा सकता। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में नहीं तोड़ा जा सकता। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ना टूटने वाली रेडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन कैसी रिएक्शन? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर कोई एक रिएजेंट रिएक्शन के बाद दो चीज़ों में टूटता है, लेकिन ये अकेला रिएजेंट ही रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। इस वजह से मैं इसके दो हाफ नहीं कर सकता ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के। यहाँ कर सकता था। आप लिख सकते हो कि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनना ऑक्सीडेशन है और जिंक ऑक्साइड से जिंक बनना रिडक्शन है। ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ ये सिंपल नहीं है। यहाँ मैं इनको तोड़ नहीं सकता। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे अभी इनके, ठीक है। अब प्रैक्टिकली ये कहाँ दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, उसकी हम बात करेंगे